जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि भाजपा नीति केंद्र सरकार संशोधित नागरिकता कानून लागू करने के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रही है। ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि वो और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस मथुआ समुदाय के लोगों की देखभाल कर रही है, जिनकी जड़ें बांग्लादेश में हैं, और CAA के नाम पर उन्हें दोस्त के रूप में संपर्क करने की कोशिश करने के लिए भाजपा को दोषी ठहराया। बता दें कि CM ममता बनर्जी मंगलवार को मालदा में प्रशासनिक बैठक के दौरान ये बातें कही। ममता बनर्जी ने कहा, नागरिकता अधिनियम के नाम पर वे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। राजस्थान में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के देश में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार की कैबिनेट में फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि CM मोदी फरवरी में अपनी कैबिनेट में बदलाव कर सकते हैं। आपको बता दें कि जिसमें कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है। वहीं मोदी कैबिनेट में फेरबदल को लेकर राजस्थान से जाने वाले चेहरों को लेकर भी सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई। बीजेपी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि राजस्थान में चुनाव को देखते हुए और बीजेपी की जातिगत समीकरण साधने की रणनीति को हिसाब से केंद्रीय मंत्रिमंडल में सूबे में कुछ नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। 1 फरवरी 23 का बजट पेश होने जा रहा है। उससे पहले ही सोने और चांदी की कीमत में गिरावट देखने को मिली। सोना आज चांदी दोनों ही सस्ते हो गए। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में गोल्ड का भाव 57,000 के लेवल पर ट्रेंड कर रहा है, तो वहीं चांदी का भाव 68,500 रुपये के करीब कारोबार कर रहा है। अभी से उतार चढ़ाव के बीच लोग इस बार के बजट से काफी उम्मीद लगाकर बैठे हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर गोल्ड का भाव 0.05% की गिरावट के साथ 5701 रुपये में प्रति 10 ग्राम के लेवल पर ट्रेंड कर रहा है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर V अनंत नागेश्वर ने मंगलवार को कहा कि भारतीय इकोनॉमी बेहतर प्रदर्शन करने को तैयार है। इस दशक की विशेष अवधि में आर्थिक वृद्धि दर 6.5 से 7% के बीच पर रहने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के संसद में इकोनॉमी सर्वे पेश किए जाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नागेश्वरन ने कहा कि वित्त वर्ष 2023 से 24 में विपरीत चुनौतियों को छोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर महंगाई के दायरे में रहने का अनुमान है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार की कई अहम प्रोजेक्ट को इस साल पूरा करने जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि इससे सबसे पहले नंबर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस, देश की राजधानी दिल्ली की आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ने वाले ये एक्सप्रेसवे दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे और इस देश की इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर माना जा रहा। बता दें कि इसके सोहना दौसा स्ट्रेच का काम पूरा हो चुका है और प्रधानमंत्री मोदी 12 फरवरी को इसे हरी झंडी दिखा सकती है। विश्व भारती विश्वविद्यालय में नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के जमीन विवाद को लेकर CM ममता बनर्जी ने मंगलवार को विश्व भारती विश्वविद्यालय के छात्रों एवं पूर्व छात्रों शिक्षकों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान ममता बनर्जी ने विश्व भारती प्रबंधन पर जमकर हमला बोला और विश्व भारती की गरिमा को नष्ट करने का आरोप लगाते हुए सभी से मिलकर विश्व भारती को बचाने की अपील की। दूसरी ओर ममता बनर्जी के दावे को विश्व भारती के उपकुलपति विदुपति मुखर्जी ने खारिज करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो कागज दिखा रही है वो प्रासंगिक नहीं है। विदेशों में तेल कीमतों में सुधार होने और देश में बारिश के कारण दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सोमवार को ज्यादातर तेल तिलहन के भाव में मामूली सुधार देखने को मिला। सामान्य कारोबार के बीच मूंगफली तेल तिलहन और सोयाबीन तिलहन कीमतें पूर्व स्तर पर बंद हुई हैं। मलेशिया एक्सचेंज 0.7% तेज रहा, जबकि शिकागो एक्सचेंज में 1.25% की तेजी है। बाजार सूत्रों ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में सूरजमुखी बीज का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से 15 से 20% तक नीचे बिक रहा है। गुजरात के मोरबी शहर में पिछले साल अक्टूबर में एक झूला पुल गिरने के मामले में आरोपी ओरवा ग्रुप के जयमुख पटेल ने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में सरेंडर किया था। अब जयमुख पटेल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दरअसल 2022 के मोरबी सस्पेंशन ब्रिज ढहने के मामले में 1262 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई। इस घटना ने 134 लोगों की जान ले ली थी। चार्जशीट में आरोपों के तौर पर ओरवा ग्रुप के जयमुख पटेल का नाम भी शामिल किया गया। कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के अभियान का दूसरा चरण 3 फरवरी को शुरू हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और KPC चीफ DK शिवकुमार ने 9 जनवरी को शुरू हुई प्रजवाधानी यात्रा के पहले चरण में संयुक्त रूप से राज्य भर का दौरा किया। राज्य कांग्रेस के दोनों शीर्ष नेताओं के संयुक्त अभियान का मकसद मतदाताओं के सामने मजबूती से मुद्दों को उठाना और सामान्य कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए पार्टी का एकजुट चेहरा पेश करना था। संसद के बजट सत्र के पहले दिन यानी मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया है। इस बार के सर्वे में कहा गया कि निवेशक घरेलू शेयर बाजार में लाभ की स्थिति में है। घरेलू शेयर बाजार का प्रदर्शन मजबूत रहा। सर्वे के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में घरेलू पूंजी बाजार से 16,153 करोड़ रुपए निकाले हैं। देशी कारोबारियों का इकोनॉमी सर्वे कैसा लगा, यह जान लीजिए।
अडानी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज से एफपीओ आखिरी दिन फुली सब्सक्राइबर हो गया है। आपको बता दें कि शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ को मंगलवार को बिक्री के आखिरी दिन गैर खुदरा निवेशकों का समर्थन मिला। आंकड़ों के मुताबिक 4.55 करोड़ शेयरों की पेशकश के मुकाबले 4.62 करोड़ शेयरों की मांग की गई। बीएसई के आंकड़ों के अनुसार गैर संस्थागत निवेशकों ने उनके लिए आरक्षित 96.16 लाख शेयरों के मुकाबले 3 गुना से अधिक शेयरों के लिए बोलियां लगाई। उत्तर प्रदेश में शराब के शौकीनों को अब अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। बता दें कि 1 अप्रैल 2023 से नई शराब नीति लागू होने के कारण पूरे यूपी में शराब महंगी हो जाएगी। बीते दिन योगी सरकार ने नई आबकारी नीति 2023 से 24 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत दुकानों व मॉडल शॉप की लाइसेंस फीस में 10% की बढ़ोतरी की गई। नए नियमों में न्यूनतम गारंटी कोटे में 10% की बढ़ोतरी का भी प्रावधान है। नागरिक सहायता और आपात स्थिति में राहत के लिए स्थापित की गई प्रधानमंत्री निधि सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम में सार्वजनिक प्राधिकरण को परिभाषित किया गया है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि ट्रस्ट इसलिए इसके प्रावधान के तहत नहीं आता है। अदालत को सौंपे गए एक विस्तृत हल्फनामे में केंद्र ने कहा है कि पीएम केयर्स फंड भारत के संविधान या संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत नहीं बनाए गए हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत महिलाओं को खुले के जरिए अपनी शादी को खत्म करने का अधिकार है। आपको बता दें कि लेकिन वो अपने शौहर को तलाक केवल फैमिली कोर्ट में जाकर दे सकती है। शरीयत काउंसिल या फिर समुदाय के लोगों के सामने वो ऐसा नहीं कर सकती। मद्रास हाई कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा, मुस्लिम महिलाओं को खुला के तहत ये मिला अधिकार इस्तेमाल कोर्ट में जाकर ही करना होगा। मुस्लिम महिलाओं के यह अधिकार मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 के तहत मिला है। दुबई के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने हाल ही में दुबई शहर के एक जिले अल मिन्हात नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया है। इस शहर में हिंद 1, हिंद 2, हिंद 3 और हिंद 4 रखा गया है। यह पूरा इलाका करीब 84 किलोमीटर का है। यह क्षेत्र संयुक्त अरब अमीरात के नागरिक का घर है और अमीरात रोड, दुबई अल एन रोड और जेबेल अली लहबाब रोड से जुड़ा हुआ है। इस मोहल्ले के बाद सोशल मीडिया में कई लोगों ने दावा शुरू कर दिया है कि शहर का नाम भारतीय हिंदुओं के योगदान के नाम पर रखा गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार से भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हुए हैं। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कुछ लोग यहां धर्म के ठेकेदार हैं जो शूद्र कह करके इस देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े और महिलाओं को मारने पीटने की बात करते हैं। ये लोग महिला, दलित, आदिवासी को मारना पीटना अपना धर्म मानते हैं और बीजेपी ऐसे लोगों का अपना नहीं नेता मानती है। इसके साथ स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बीजेपी आरक्षण को एक एक करके खत्म करती जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को भूलना नहीं चाहिए कि यदि आदिवासी, पिछड़े, महिला जिनको आप हिंदू कहकर वोट मांगते हैं वो चुनाव के बाद इन्हें बेइज्जत करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को पेश आर्थिक सर्वेक्षण में सामाजिक क्षेत्र में सरकारी खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। 4 जनवरी 2023 तक आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग 22 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा था। इसके तहत ही देश में 1.54 लाख से अधिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र भी संचालित किए जा रहे हैं। सर्वेक्षण में कहा गया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार का बजटीय खर्च वित्त वर्ष 2023 में सकल घरेलू उत्पाद का 2.1% और वित्त वर्ष 22 में 2.2% तक पहुँच गया, जबकि वित्त वर्ष 21 में यह 1.6% था। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि पीएम केयर्स भारत सरकार का फंड नहीं और इसे पब्लिक अथॉरिटी नहीं मान सकते। पीएमओ के अवर सचिव की ओर से दायर हल्फनामे में कहा गया कि पीएम केयर्स फंड को पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया है और यह भारत के संविधान, संसद या किसी राज्य विधानमंडल के कानून के तहत नहीं बनाया गया है। देश के उत्तर पश्चिमी राज्यों में पड़ रही कड़ाके की ठंड से कुछ निजात मिलने वाली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को कहा है कि अगले 5-6 दिनों में उत्तर पश्चिमी भारत में शीतलहर की संभावना नहीं। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन पहले एक सक्रिय पश्चिम विक्षोभ था, जिसके कारण हिमालयी क्षेत्रों में अधिकांश स्थानों पर बारिश और बर्फबारी हुई है और आपको बता दें कि इसी को लेकर के मौसम अलर्ट जारी हो गया है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से लगभग 400 दिन पहले मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेगी। बजट से पहले पेश किए गए आर्थिक सर्वे में साल 2023 से 24 भारत की विकास दर 6.8% का अनुमान लगाया गया है। साल 2022 से 23 में विकास दर 7% आंकी गई थी, जबकि साल 2021 से 22 में 8.7% है। बजट और आम जनता के साथ सीधा वास्तव टैक्स को लेकर किए गए ऐलान होते हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि अब रेल बजट से अलग एक पेश नहीं होता है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जारी सियासी घमासान में अब लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान की भी एंट्री हो गई। बिहार की राजनीति में सक्रिय चिराग पासवान ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन किया। चिराग पासवान ने कहा है कि सरकार द्वारा बिहार में केवल राजनीति हो रही, सरकार को विकास में कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने गठबंधन की चिंता है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने साथ हो रहे व्यवहार के बारे में जो कहा है, मैं उससे सहमत हूँ।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि राज्य ने पूरी तरह मेरिट के आधार पर 26,074 योग्य नौजवानों को सरकारी नौकरियां देकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। वह म्यूनिसिपल भवन में लोक निर्माण विभाग के 188 जूनियर इंजीनियर को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए यहां पे समारोह के दौरान संबोधन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य एक नई क्रांति का गवाह बन रहा है, जहाँ नौजवानों को सरकारी नौकरियों के द्वारा आर्थिक पक्ष से मजबूत बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केवल 10 महीनों के कार्यकाल के दौरान 26,074 नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी गई। भगवंत मान ने कहा नौकरियां देने की कार्रवाई भी चल रही, यह प्रक्रिया आने वाले दिनों में जारी रहेगी। बिहार के मनरेगा मजदूरों की हाजिरी के नाम पर अब फर्जीवाड़ा नहीं होगा। सभी मजदूरों की अब बायोमेट्रिक हाजिरी दर्ज कराई जाएगी। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के उपयोग से न केवल फर्जी हाजिरी लगाकर पैसे निकालने पर रोक लग सकेगी, बल्कि काम के घंटे का भी सही आकलन हो सकेगा। इससे सही मजदूरों को उनकी सही काम के घंटे का भुगतान हो सकेगा। साथ ही भ्रष्ट तरीकों से मनरेगा में चल रहे फर्जीवाड़े से सरकारी राशि के दुरुपयोग पर भी रोक लग सकेगी। सूबे में 92.72 लाख सक्रिय मजदूरों की बायोमेट्रिक हाजिरी की तैयारी पूरी हो चुकी है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़ रहे हैं आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।